हेलो बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 11 के अंदर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का पार्ट खत्म कर चुके हैं। अब हमें ईथर्स के बारे में समझना है। व्हाट डू वी मीन बाय ईथर्स? तो बच्चों, ईथर्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो है ROR। द जनरल फॉर्मूला फॉर ईथर्स इज ROR, या तो फिर इट इज द जनरल फॉर्मूला इज ROR और इट इज ROR डैश। बेसिकली है क्या, यहां पर इस ईथर को जिसके अंदर ऑक्सीजन की आइदर साइड के ऊपर जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप सेम है, उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर। इसका दूसरा नाम जो है वो है सिंपल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर या तो इसका दूसरा नाम है सिंपल ईथर। यहां पर जो ये ईथर है इसको हम एसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। एसिमेट्रिकल ईथर, या इसका जो दूसरा नाम है वो है मिक्स्ड ईथर। ठीक है, तो ईथर का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ROR, या तो ROR डैश। ROR को सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर बोलते हैं, ROR डैश को एसिमेट्रिकल या तो मिक्स्ड ईथर के बारे में जानते हैं। अब हम अगर ईथर के स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, तो जो ईथर मॉलिक्यूल है वो सबसे पहले तो बेंट मॉलिक्यूल है। ईथर इज बेंट मॉलिक्यूल। व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू VSEPR's theory studied in 11th standard, the oxygen atom has got lone pairs of electrons. So this lone pairs of electrons repels these two bond pairs, and as a result of which इसका स्ट्रक्चर लीनियर ना होकर के इस तरीके से बेंट है। ईथर के अंदर अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो 110 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल जो है वो ईथर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमारा हो गया ईथर। अगर हम ईथर के स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ कंपेयर करें, जैसे ROH दैट इज अल्कोहल और PHOH। अब यहां पर थोड़ा सा स्पेसिफिक ले लेते हैं ताकि कोई वैल्यूज के अंदर वेरिएशन ना है। अल्काइल ग्रुप का हम लोग स्पेसिफिक वर्जन ले लेते हैं कि भाई यहां पर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और यहां पर आपका मिथाइल ग्रुप है, तो ये आपका सिंपल ईथर हो गया, सबसे सिंपल वाला। यहां पर भी मैं R की जगह पे आपका मिथाइल ग्रुप ले लेता हूं, और यहां पर फिनाइल की जगह पे मैं C6H5 लिख देता हूं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये आपका फिनॉल है, ये आपका अल्कोहल है। ठीक है, तो ईथर का कंपैरिजन हम लोग अल्कोहल और फिनॉल के साथ कर रहे हैं। तो बच्चों समझो यहां पर कि भाई अल्कोहल के अंदर ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो 108 डिग्री है, फिनॉल के अंदर ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है। तो हमको प्राइमरी ऑब्जर्वेशन पर से पता चल रहा है कि इन केस ऑफ ईथर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड एंगल इज हाईएस्ट कंपेयर टू अल्कोहल एंड फिनॉल। रीजन? द रीजन इज वेरी सिंपल। इन केस ऑफ ईथर्स the groups attached on either side of oxygen are bulky. ऑक्सीजन की दोनों साइड के ऊपर बल्कि ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, बड़े ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो नेचुरली अगर बड़े ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे तो उनके बीच में एंगल जो है वो थोड़ा चौड़ा होगा। अल्कोहल के अंदर एक साइड पे बड़ा ग्रुप है मिथाइल, एक साइड पे बिल्कुल टाइनी हाइड्रोजन एटम है, तो बॉन्ड एंगल जरा सा इससे कम है। अल्कोहल की कंपैरिजन अगर फिनॉल से करें तो फिनॉल में अल्काइल ग्रुप दैट इज मिथाइल ग्रुप से थोड़ा बड़ा ग्रुप फिनाइल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन की लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड पे अगेन आपका हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट है। तो उसका बॉन्ड एंगल अल्कोहल से थोड़ा सा ज्यादा
लेकिन ईथर से कम होता है। तो अगर हम इधर स्ट्रक्चरल एनालिसिस करें तो हमें कुछ पॉइंट समझ में आते हैं, बराबर। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, बराबर, नए पॉइंट्स ही लिख देते हैं, स्पेस कम ना पड़े। स्ट्रक्चर को कंसिडरेबल वे में देख लीजिएगा, इसके बेसिस पर हमें पॉइंट्स लिखने हैं। तो इन केस ऑफ ईथर्स हम सबसे पहला पॉइंट तो ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ईथर्स आर बेंट मॉलिक्यूल्स। ईथर्स आर बेंट मॉलिक्यूल्स because of presence of lone pair of electrons, presence of lone pair of electrons on oxygen atom। ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से ईथर जो है वो आपका बेंट स्ट्रक्चर में है। COC बॉन्ड एंगल is 110 degrees in ethers, 108 degrees in alcohols। ईथर में मैं लिख देता हूं, चलिए चलेगा, वांधा नहीं। और यहां पर 109 डिग्रीज है इन केस ऑफ फिनॉल्स। तो यू कैन सी दैट कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड इज मैक्सिमम इन केस, सॉरी, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन bond angle is maximum in case of ethers, whereas it is lowest in case of alcohols। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। तो हम जानते हैं कि हमारे पास नोमेनक्लेचर के दो वेज हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, तो बच्चों हमारे पास नोमेनक्लेचर के टू वेज हैं। द फर्स्ट वे इज कॉमन नोमेनक्लेचर। यहां पर जो फर्स्ट रास्ता है वो है कॉमन नोमेनक्लेचर, और द सेकेंड इज IUPAC नोमेनक्लेचर। कॉमन नोमेनक्लेचर के अंदर हमें फॉर्मूला याद रखना है, अल्काइल ईथर, और IUPAC में जो फॉर्मूला है वो है अल्कोक्सी अल्केन। इसको कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग कुछ फॉर्मूला लिखेंगे, यहां पर उनके कॉमन नेम लिखेंगे, और यहां पर आपका IUPAC नेम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर है वो है CH3OCH3। कॉमन नेम की बात करें तो वो है अल्काइल ईथर। दोनों साइड पे जो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके ऊपर फोकस करो। इस ग्रुप का नाम है मिथाइल और इस ग्रुप का नाम भी है मिथाइल। दोनों बाजू सेम ग्रुप है, इसीलिए प्रायोरिटी की कोई टेंशन नहीं है। तो नाम हो जाएगा मिथाइल ईथर, है ना। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके डाई मिथाइल ईथर लिख देते हैं। दो बार मिथाइल बोलने से अच्छा है हम इसको बोल देते हैं डाई मिथाइल ईथर। अब बच्चों ये तो बात हो गई आपके कॉमन नोमेनक्लेचर की। अब IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स जो हैं वो तो सेम ही रहते हैं कि लंबे में लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट करो। तो यहां पर लंबे में लंबी कार्बन चेन किसी भी साइड पे सिलेक्ट करोगे तो वो 1 कार्बन की ही आएगी। अब इस 1 कार्बन की जो लंबे में लंबी चेन है उसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, बहुत सिंपल।
तो बाकी का जो पार्ट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं वो समझो। तो बच्चों याद रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर ऑक्सीजन दोनों साइड पे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सी। ये ग्रुप जो है उसका नाम है आपका मिथाइल। तो मिथाइल है और बाजू में ऑक्सी है, तो ऑल टुगेदर इन दोनों का कंबाइन होके हो जाएगा मिथॉक्सी। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल हो गया आपका मिथॉक्सी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 मिथॉक्सी, इसको हटा देता हूं, यहां पर नाम क्या हो जाएगा आपका 1 मिथॉक्सी मीथेन। लेकिन क्योंकि हम मिथॉक 1 को लिखते नहीं है, इसका सिंपल नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर है आपका CH3 CH2O CH2 CH3। तो अब यहां पर दोनों साइड पे कॉमन नेम की पहले बात कर लो। ये जो ग्रुप है वो आपका इथाइल ग्रुप है, और यहां पर भी जो ग्रुप है वो है इथाइल। तो दोनों बाजू सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसीलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका नाम प्रीवियस मेथड के हिसाब से डाई इथाइल ईथर हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। अब IUPAC नेम की बात करते हैं, तो IUPAC में अगेन वही की वही चीज रिपीट हो रही है कि दोनों साइड पे सेम कार्बन एटम है। तो इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, ये आपकी लंबे में लंबी कार्बन चेन हो गई। ये आपकी लंबे में लंबी कार्बन चेन है। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये इथाइल ग्रुप है, ये ऑक्सी है, तो इथॉक्सी ग्रुप कुल मिलाकर के हो गया, नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। नाम इसका हो जाएगा इथॉक्सी इथेन, इथऑक्सी इथेन। चलिए ये तो सिंपल रहा। अब कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी चेक करते हैं। CH3O CH2 CH3। अब इसका नाम क्या होगा? तो देखो दोनों साइड पे जो अल्काइल चेन जुड़ी हुई है उसको लिख दो पहले तो ये अल्काइल चेन जो है वो है मिथाइल, ये अल्काइल चेन जो है उसको बोलते हैं इथाइल। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? जो छोटी चेन है उसको पहले लिखो, बड़ी चेन को बाद में लिखना। तो पहले छोटी चेन दैट इज मिथाइल, छोटी चेन का नाम आ जाएगा मिथाइल, उसके बाद बड़ी चेन का नाम है इथाइल, और उसके बाद आपका आएगा ईथर। तो ओवरऑल नाम हो गया मिथाइल इथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर। अब IUPAC की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका 1 नंबर है, यहां पर 2 नंबर है। ये ग्रुप जो है उसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी, बराबर ना? तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। ओवरऑल इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। बहुत सिंपल, 1 मिथॉक्सी इथेन बोले या मिथॉक्सी इथेन बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेना चाहो या फोटो लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब दूसरे कंपाउंड्स की बात करते हैं। यहां पर आपके पास C6H5 मतलब बेंजीन की रिंग आई, यहां पर ऑक्सीजन है, और उसके बाद है आपका CH2 CH3। तो देखिए यहां पर एक साइड पे फिनाइल है और एक साइड पे इथाइल ग्रुप है, बराबर। एक साइड पे फिनाइल ग्रुप है और एक साइड पे इथाइल ग्रुप है। चलिए थोड़ा सा इसको चेंज करके बड़ा ग्रुप लगा देते हैं तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। यहां पर मैं लगा देता हूं C7H, क्योंकि 7 कार्बन है, H2N+2 के हिसाब से 16 होना चाहिए, एक हाइड्रोजन कम, तो यहां पर C7H15 हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है वो है आपका फिनाइल। क्यों? क्योंकि यहां पर लंबे में लंबी कार्बन चेन ये रही। ये पार्ट जो है वो है हेप्टाइल, फिनाइल हेप्टाइल। तो उस हिसाब से नाम लिखें तो छोटा ग्रुप पहले आएगा फिनाइल एन हेप्टाइल, फिनाइल
एन हेप्टाइल ईथर, जो छोटा पार्ट है फिनाइल वो पहले आया, उसके बाद हेप्टाइल, उसके बाद है ईथर। अगर आईयूपीएसी की बात करें तो वो हो जाएगा फिनॉक्सी हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बेंजीन रिंग है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। अगर वो मेन चेन में होती तो पीछे बेंजीन लिखते, यहां पर क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है इसीलिए फिनॉक्सी लिखा है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी लेते हैं जिसके अंदर ये जो बेंजीन रिंग है वो मेन चेन के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहां पर आप देखना चाहो तो ये जो पार्ट है वो है फिनाइल, ये पार्ट है इथाइल। तो सबसे पहले तो नाम हो जाएगा इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल फिनाइल ईथर। अब अगर आईयूपीएसी की बात करो तो ये मेन चेन हो जाएगी, ये मेन चेन हो जाएगी तो क्या करोगे, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानोगे। तो मतलब कि ये वन पोजीशन के ऊपर आपका इथॉक्सी ग्रुप है और पीछे बेंजीन है, लाइक दिस। इसकी वन पोजीशन पे इस तरीके से इथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो वन इथॉक्सी बेंजीन, या तो सिंपली इसको इथॉक्सी बेंजीन बोल सकते हैं, इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, चलिए अब यहां पर कुछ और मॉलिक्यूल्स देखते हैं। तो देखिए ये पार्ट आपका हो जाएगा इथाइल, ये पार्ट आपका हो जाएगा प्रोपाइल। तो पहले छोटा पार्ट लिखिए दैट इज इथाइल, उसके बाद बड़ा पार्ट प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर। आईयूपीएसी नाम की बात करो तो यहां पर 1 2 3 ये लंबे में लंबी कार्बन चेन, वन पोजीशन के ऊपर आपका इथॉक्सी ग्रुप है इसीलिए नाम लिखेंगे इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब यहां पर CH3 लेते हैं, यहां पर O, यहां पर CH3, ये आपका CH3, यहां पर आपका CH3। तो देखो बच्चों, एक साइड पे मिथाइल है वो तो बात पक्की है, इस बाजू को क्या बोलोगे आप लोग, ये ध्यान से देखो, कॉमन नेम की बात हो रही है। तो कॉमन नेम की अगर बात करो तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, कॉमन नेम मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। चलो ये तो हो गया। अब लंबे में लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट करो तो वो 3 कार्बन एटम वाली है, 1 2 3 लाइक दिस, 1 2 3 इस तरीके से। 2 पोजीशन के ऊपर 2 ग्रुप्स है, मिथॉक्सी और मिथाइल। अब बच्चों चेक करो कि अल्फाबेटिकली मिथॉक्सी और मिथाइल में से कौन पहले आएगा। ये है मिथॉक्सी और ये है आपका मिथाइल। तो मीथ तो कॉमन है, यहाँ पर O और Y मतलब ऑक्सी पहले आएगा ना, तो नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, समझना 2 मिथॉक्सी कॉमा 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए कुछ और मॉलिक्यूल्स देखते हैं। अब इसका कॉमन नेम 2 तरीके से हो सकता है। पहला तो मिथाइल फिनाइल ईथर हो जाएगा, छोटी चेन मिथाइल, ऑक्सीजन के एक बाजू छोटी चेन मिथाइल, दूसरी साइड बड़ी चेन है फिनाइल। तो पहला नाम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, या इसका दूसरा नाम है एनिसोल, इसका दूसरा नाम बच्चों हो जाएगा एनिसोल। अगर हम आईयूपीएसी नाम की बात करें
तो IUPAC नाम जो है वो मिथाइल, यहाँ पर लंबे में लंबी चेन जो है वो कौन सी है, तो लंबे में लंबी चेन जो है वो आपका बेंजीन का है, क्योंकि बड़ा कार्बन है। ये ग्रुप 1 पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, तो 1 मिथॉक्सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको पूरा का पूरा ग्रुप कंसीडर करो जी। तो 1 के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप है, नाम हो जाएगा पीछे बेंजीन, इसीलिए IUPAC लिखेंगे हम इसका मिथॉक्सी बेंजीन, जो इसका IUPAC नेम होगा। दूसरे ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो बच्चों इसको बोलेंगे डायफिनाइल ईथर। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? डायफिनाइल ईथर, क्योंकि दोनों साइड पे फिनाइल है, तो ये हो जाएगा डायफिनाइल ईथर। अब IUPAC की बात करो तो देखो, दोनों में से कोई भी चेन को कंसीडर करो, वो मेन चेन होगी। इसको मेन चेन गिनो तो ये ग्रुप पूरा का पूरा फिनॉक्सी होगा। मेन चेन में बेंजीन है तो पीछे बेंजीन लिखेंगे, मतलब कि नाम हो गया आपका फिनॉक्सी बेंजीन। एक में बेंजीन जो है वो एज अ सब्सटीट्यूएंट है और दूसरे में मेन चेन है। एज अ सब्सटीट्यूएंट हो तो फिनाइल लिखते हैं, फिनाइल और पीछे ऑक्सीजन, तो फिनॉक्सी हो गया। पीछे आप बेंजीन लिखते हो तो ये हो गया आपका 1 फिनॉक्सी बेंजीन। अब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स की बात करते हैं कि किस तरीके से ईथर्स को प्रिपेयर किया जाता है। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहला है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। जो पहला प्रिपरेशन मेथड है ईथर्स का वो है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर्स की बात कर रहे हैं। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर्स, तो इसके अंदर हमारे पास पहला मेथड है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। बच्चों इस मेथड को आप पढ़ चुके हो। आपको पता है कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के ऊपर डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो यहां पर आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराओगे। किसके प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होता है आप पढ़ चुके हो। तो इसके लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो आपका कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा, कॉन्संट्रेटेड H2SO4। यहां पर मैंने अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। तो ये OH इस H के साथ कंबाइन होकर के क्या बना देगा? -H2O। यहां पर R, यहां पर O, यहां पर R। तो एक साइड का अल्काइल ग्रुप को R लिखते हैं, दूसरी साइड से जो ग्रुप आ रहा है उसको अलग कलर की मार्कर से ROR लिखते हैं। कहने का मतलब कि आपका ईथर जो है वो प्रिपेयर हो गया। बच्चों खास याद रखो, इस रिएक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इसका टेम्परेचर है। तो यहां पर टेम्परेचर जो है वो 413 केल्विन होना चाहिए। अगर टेम्परेचर 440 केल्विन होता तो वहां पर आप आल्कीन बनता हुआ देखते, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। एग्जांपल्स, जो पहला एग्जांपल है वो है मीथेनॉल। तो मीथेनॉल के 2 मोल्स को आप रिएक्ट करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर 413 केल्विन होना चाहिए। क्या होगा? तो यहां से OH और H ऑल टूगेदर H2O बना देंगे। यहां से आपका -H2O होगा, तो ये पार्ट से आपका मिथाइल आएगा और दूसरे पार्ट से आपका OCH3 आएगा। तो कहने का मतलब कि आपका यहां पर ईथर बन गया। अब नाम लिखने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो गया है कि भाई अल्कोहल में से आपने ईथर बनाया।
एक और एग्जांपल लेंगे इथेनॉल का। तो यहां पर अगर मैं इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, तो इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स को अगर कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराऊंगा तो वो H2O लूज कर जाएगा। टेम्परेचर आपका 413 केल्विन होगा, H2O लूज होगा, और यहां पर आपका CH3 CH2O CH2 CH3 मिलेगा ईथर। बच्चों आपने एक चीज नोटिस करी होगी रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ ईथर इन दिस केस। तो बच्चों यहां पर जो ईथर बन रहे हैं अगर आप उसको ध्यान से देखो तो उसके ऑक्सीजन के आइदर साइड के ऊपर सेम ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। यहां पर जो ईथर्स बन रहे हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की आइदर साइड के ऊपर सेम ग्रुप्स मिल रहे हैं। कहने का मतलब कि इस मेथड की मदद से मिलने वाला ईथर हमेशा सिमेट्रिकल ईथर है। हमेशा कैसा ईथर है बच्चों? सिमेट्रिकल ईथर। बराबर, यहां से आपका हमेशा सिमेट्रिकल ईथर मिलता है। बच्चों दूसरी चीज आपको यहां पर यह याद रखनी है कि इसका पाथवे SN1 होता है। SN1 ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जब मैंने पढ़ाया था तब मैकेनिज्म के अंदर मैंने आपको समझाया था कि इंटरमीडिएट स्टेप में आपका कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन बनने के लिए जो मैकेनिज्म होती है वो है SN1। तो यहां पर जो फॉर्मेशन ऑफ ईथर हो रहा है वो SN1 मैकेनिज्म से हो रहा है, जिसको हम आगे अभी लिमिटेशंस की डिस्कशन करते वक्त भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस मेथड के लिमिटेशंस के बारे में समझ लेते हैं। पहला लिमिटेशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस मेथड की मदद से हम सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर्स ही बना सकते हैं। इस मेथड की मदद से एसिमेट्रिकल ईथर बना पाना पॉसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं लिमिटेशंस। हम लोग यहां पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स करके ईथर बना रहे हैं और इस मेथड के लिमिटेशंस के बारे में समझ रहे हैं। limitations, so you have got 2 limitations. The first limitation is this method is suitable only for symmetrical ethers। आप यहां पर asymmetrical ethers प्रिपेयर नहीं कर सकते। एसिमेट्रिकल ईथर्स आपका यहां पर प्रिपेयर नहीं होता है। दूसरी लिमिटेशन यह है कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स अल्कीन्स। यहां पर सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स है वो अल्कीन्स देते हैं इंस्टेड ऑफ ईथर्स बिकॉज ऑफ बीटा एलिमिनेशन। अब समझते हैं कि यहां पर सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं तो रिएक्शन क्यों चेंज हो जाती है। तो बच्चों पहले तो समझ लो कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये रिएक्शन जो है वो SN1 है और SN1 के अंदर सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन, सबसे स्टेबल या सबसे रिएक्टिव सबस्ट्रेट कौन सा होता है? SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर याद करो। SN1 तो उसके अंदर सबसे स्टेबल होता है टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है तो टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होता है। रीजन बहुत सिंपल है। तो अगर हम यहां पर टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं, देखो बच्चों ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है। अब ये चीज बहुत ऑब्वियस है, अल्कोहल टर्शियरी कैसे हुआ? तो ये OH के साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो और 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब कि ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है। इस टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ इवन 413 केल्विन पे भी कराओगे तो भी ये यहां पर क्या करेगा? बीटा एलिमिनेशन अंडरगो करेगा।
यहां से आपका OH जाएगा और यहां से आपका H जाएगा। तो कहने का मतलब कि प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको आल्कीन मिलेगा। आल्कीन कैसे मिलेगा उसको मैं मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊंगा, लेकिन यहां पर आपका लिमिटेशंस वाला पार्ट जो है वो पूरा होता है। तो यहां पर आपको टर्शियरी अल्कोहल का अगर आपने डिहाइड्रेशन करवाने का ट्राई किया तो वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अंडरगो करके आल्कीन बना लेता है। क्वेश्चन यहां पर पूरा हुआ, लेकिन अभी भी ये डाउट क्लियर नहीं हुआ है कि भाई अल्कोहल में ऐसा क्या हो जाता है कि वो इंस्टेड ऑफ ईथर्स आल्कीन बना लेता है। तो उसका रीजन मैकेनिज्म में छुपा हुआ है। याद रखो बच्चों, ये मैकेनिज्म SN1 फॉलो करती है, ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो आइए देखते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल में से आल्कीन कैसे बन जाता है। ये चीज एक्स्ट्रा है, आपका क्वेश्चन इधर ही खत्म हो जाता है। मैं जस्ट आपका टर्शियरी अल्कोहल में से आल्कीन क्यों बनता है वो समझा रहा हूं आपको। चलिए देखते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल का अगर कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होता है। तो देखो, ये आपका आपने क्योंकि H2SO4 यूज किया है तो सबसे पहले तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होकर के H+ और HSO4- आयन बना देगा। बच्चों याद रखो, ये चीज जो है वो एसिड है, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। अब ये एसिड क्या करेगा, इस एसिड में से जो H+ है वो यहां पर अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये लोन पेयर्स इधर अटैक कर देंगे, आपका हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा यहां पर OH+। अब देखो बच्चों, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ही अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी लाएगा ताकि उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो सके। वो पॉजिटिव चार्ज कैसे न्यूट्रलाइज हो सकता है, ये बॉन्ड तोड़ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। कौन सा बॉन्ड टूटेगा वो डिपेंड करता है कि कितना स्टेबल आयन आपका बन रहा है। तो अगर ये बॉन्ड टूटे तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो टर्शियरी बनेगा, जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो H+ बनेगा, जो अनस्टेबल है। इसलिए क्या होता है बच्चों, यहां पर ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। तो कहने का मतलब यहां पर आपका इसी स्टेप में लिख देता हूं, इस तरीके से टर्शियरी कार्बोकेटायन बन जाता है। क्यों बन जाता है बच्चों, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए वो OH बॉन्ड ना तोड़ के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ता है। क्योंकि अगर ये बॉन्ड टूटता तो H+ मिलता, ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते, अल्कोहल मिलता और H+ मिलता, रिएक्शन वही की वही बैक साइड पे आ जाती, कोई फायदा ही नहीं होता। यहां पर टर्शियरी कार्बोकेटायन बन गया। अब ये जो टर्शियरी कार्बोकेटायन है वो अगेन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अपने पास कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स का जुगाड़ लाएगा। वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं तो वो चेक करो। तो यहां पर आपको पता है कि बेस HSO4- प्रेजेंट है, तो ये बेस क्या करेगा, किसी भी एक हाइड्रोजन को, तीनों के तीनों कार्बन के पास 3-3 हाइड्रोजन एटम है, तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकालने का ट्राई करेगा। अगर H+ के फॉर्म में निकालने का ट्राई करेगा तो ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। अगर इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो क्या करेगा, इस कार्बन के साथ उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। तो कहने का मतलब ये चीज जो है वो आपको ऐसी दिखेगी, CH2 CH3 CH3 प्लस H2SO4। देखो सल्फ्यूरिक एसिड वापस से आपको मिल गया यहां पर, इसीलिए यह यहां पर एज अ कैटालिस्ट काम कर रहा है, एज अ कैटालिस्ट। और देखो आपको बनाने का था ईथर, और क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन बन गया वहां पर उसने आल्कीन बना दिया। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहां पर टर्शियरी अल्कोहल जब कार्बोकेटायन बना रहा है तो क्या ये दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल से अटैक नहीं हो सकता है? जी नहीं, दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल से अटैक होने के लिए
मैकेनिज्म SN2 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यहां पर क्योंकि ये टर्शियरी कार्बोकेटायन काफी स्टेबल है, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। अगर इसको दूसरे ऑक्सीजन एटम के, दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करना है तो इसका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना जरूरी है। अगर ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ही इतने लंबे रूट को फॉलो करके वो ईथर बनाएगा। या ऐसा समझो कि SN1 पाथवे होगा तो ही आपका ईथर बनेगा, अदरवाइज नहीं। सॉरी, यहां पर अगर कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होगा तो ही वो लंबा पाथवे को फॉलो करेगा। पाथवे तो SN1 ही है। तो ये जो कार्बोकेटायन टर्शियरी बन रहा है वो क्योंकि स्टेबल है, वो क्या करता है, बेस की मदद से अपने एक प्रोटॉन को लूज करके अल्कीन बना देता है। तो हमने दो मेथड्स, दो लिमिटेशंस पढ़े। पहला लिमिटेशन ये था कि अगर आपका सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल है तो वो डिहाइड्रेशन अंडरगो करके ईथर नहीं बनाएंगे, अल्कीन बना देंगे। प्राइमरी अल्कोहल से बेस्ट मेथड जाएगा, ये कोई इश्यू नहीं उसमें। दूसरी चीज क्या, आपको यहां पर जो ईथर मिल रहे हैं वो हमेशा सिमेट्रिकल ईथर है। तो ये मेथड दो कंडीशंस के अंदर सूटेबल नहीं है। पहला एसिमेट्रिकल ईथर्स बनाने में, और दूसरा आपका सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल यूज करके। समझ में आ रहा है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।